नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री GSITS के डायरेक्टर सुधीर सिंह भदौरिया जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। GSITS की रेटिंग को लेकर हमेशा चर्चा होती है, रेटिंग ऊपर नीचे होती रहती है, इसका क्या कारण है? अभी कौन सी रेटिंग है आपकी? सामान्य तौर पे रेटिंग के लिए कोई ऐसा एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है जी, बट मीडिया के विभिन्न संस्थान विभिन्न मीडिया की मैगजीन्स इस तरह की रेटिंग्स करते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर की IITs को मिला के सारी संस्थान समय समय पर हम GSITS को 35 से लेकर 40-45 तक राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग देते रहे हैं। और चूंकि अनेक मैगजीन्स ने ऐसी रेटिंग दी है तो हम कह सकते हैं कि भाई लगभग हम उस पोजीशन में स्टैंड करते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, छात्रों द्वारा सतत रूप से हम गत 60 वर्षों में प्रथम स्थान पर ही माने जाते रहे। ये रेटिंग क्या विज्ञापनों से प्रभावित होती है? कई संस्थान जो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, क्या उनकी रेटिंग ऊपर होती है, ऐसा कुछ है? मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है। जो अच्छे समाचार मीडिया रहते हैं उनका रेटिंग काफी हद तक फेयर रहता है। GSITS में प्लेसमेंट की क्या पोजीशन है? अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है? GSITS के प्लेसमेंट की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 100% प्लेसमेंट है। सामान्य तौर पर कंपनीज के कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं कि सभी छात्र को लगभग सभी विषय एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेने चाहिए या न्यूनतम इतना 50% मार्क्स आने चाहिए। ऐसे सभी छात्र जो विभिन्न कंपनियों की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, उनका सभी का प्लेसमेंट GSITS में वर्तमान में हो जाता है। आप करीब 1 साल से यहाँ डायरेक्टर हैं GSITS में। 1 साल में क्या उपलब्धि रही आपकी, क्या क्या आपने किया? सामान्य तौर पे मैं 1 वर्ष की कोई विशेष उपलब्धि तो मैं नहीं अंकित यहाँ पर रेखांकित करना चाहूँगा, लेकिन संस्थान लगभग 60 वर्ष पुराना संस्थान है और संस्थान की एक क्रेडिबिलिटी थी जो मुझे लगता है बीच में, जैसा कि आपको मीडिया से बाकी लोगों से चर्चा करने से जानकारी मिलती है कि कुछ खराब हुई थी, तो उसको मैं कह सकता हूं कि वो मैंने जो सामान्य GSITS की रेटिंग है, हमने उसको वापस उस पोजीशन पे ले आया हूं। यही मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य अचीवमेंट में कह सकता हूं। GSITS अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत कड़ा अनुशासन होता है विद्यार्थियों के ऊपर, क्या ये उचित है? अनुशासन सामान्य तौर पे अच्छा ही होता है, लेकिन निश्चित तौर पे छात्रों को हितों को भी ध्यान में रखा जाए और उसके साथ ये अनुशासन हम करते हैं छात्रों पर, वो निश्चित तौर पर एक संस्थान को एक नया ट्रेडिशन देती है, तो उस दृष्टि से ठीक रहता है। भदौरिया साहब, आप काफी युवा हैं, डायरेक्टर के लिहाज से आपसे कई सीनियर लोग वहाँ प्रोफेसर हैं, तो कोई विवाद की स्थिति बनती है, कोई विरोधाभास होते हैं, टकराव होते हैं? नहीं, विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सामान्य तौर पर जो भी निर्णय लेते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो सीनियर फैकल्टी रहती है उसके साथ मिल बैठकर जो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर जो निर्णय होते हैं, जो कंसेंसस जिस चीजों पर बैठता है, वो निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और ऐसी स्थिति कभी गत वर्ष में नहीं आई है। सारे फैकल्टी मैंने देखा काफी अच्छी और मैच्योर्ड है, तो इसलिए ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। आप RGPV और व्यापम में भी बड़े बड़े पदों पर रहे, डायरेक्टर रहे, कंट्रोलर रहे हैं, तो क्या फायदा मिला आपको यहाँ आने पे? निश्चित तौर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय और व्यापम में मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या संचालक के पद पर रहा हूँ। चूंकि वो प्रदेश स्तर के प्रशासनिक कार्य थे, तो निश्चित तौर पर मैंने जो वहाँ पर शासकीय गतिविधियों से संबंधित, प्रक्रियाओं से संबंधित, विभागों से संबंधित जो कार्य किए हैं, उसका निश्चित तौर पर यहाँ मुझे प्रशासनिक दृष्टि से काफी अधिक फायदा मिला है और मुझे लगता है चीजें काफी समझने में, प्रशासनिक चीजों को समझने में बहुत ही सहूलियत में ऐसा महसूस करता हूँ। क्या बात है कि जिसके कारण GSITS की रेटिंग इतनी हाई है, लोग यहाँ आना चाहते हैं, सभी अच्छे विद्यार्थी इस संस्थान में प्रवेश चाहते हैं, तो क्या आपकी राय में क्या यहाँ के प्लस पॉइंट, क्या यूनिकनेस? देखिए, किसी भी संस्थान की रेटिंग वर्ष या 2 वर्ष में नहीं होती है। GSITS का जो एकेडमिक माहौल है, एकेडमिक एक्सेलेंस है, ये GSITS ने पिछले 60 वर्षों में की सतत रेपुटेशन जो गेन की है, 60 वर्षों के यहाँ के छात्रों का, चूंकि अच्छे संस्थान के छात्र रहते हैं, हमेशा PT के माध्यम से नंबर 1 के छात्र यहाँ आते हैं और साथ में यहाँ के जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनका जो सतत क्लासेस जो लगते हैं, कक्षाओं में नियमितता होना,
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जीएसआईटीएस की एक रेटिंग, एक संस्थागत एक कल्चर डेवलप की है। वो कल्चर निश्चित तौर पर इस जीएसआईटीएस को नंबर 1 पे लाता है और आज भी मेंटेन किए हुए है। हमने सुना कि 2 जुलाई से ही कक्षाएं शुरू हो गई हैं आपके संस्थान। जी जी, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की सारी संस्थाएं आईआईटीज को मिलाकर सामान्य तौर पर मैं देखता हूं कि आप देखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर 15 जुलाई, 10 जुलाई, 20 जुलाई से प्रारंभ होता है। हमारी संस्थान ऐसी जो 2 जुलाई से जिसका एकेडमिक संस्थान कार्यक्रम शुरू हो गया है, और ये इस वर्ष ही नहीं, ये गत वर्षों में भी ऐसा हुआ है बेसिकली। तो ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। सारे शिक्षा संस्थान में भीषण राजनीति होती है, एक दूसरे की टांग खींचने का माहौल, प्रोफेसर छात्रों की गठजोड़, प्रोफेसर एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाते हैं। ऐसा आपके यहाँ भी है? जीएसआईटीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जीएसआईटीएस में सारे निर्णय सतत रूप से एक आपस में मिल बैठकर लॉजिकल डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। इस कारण ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। व्यक्तिगत तौर पर एक दो कभी डिफरेंस ओपिनियन की नहीं 2 इंडिविजुअल्स में हो सकता है, बट संस्थागत स्तर पर ऐसा कोई भी कल्चर जीएसआईटीएस में मुझे लगता है पहले भी नहीं रहा होगा। इंदौर शिक्षा का बड़ा केंद्र है, यहाँ आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, जीएसआईटी जैसी संस्था भी है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम का जुड़ाव इंदौर शहर से नहीं है। आपकी संस्था का जुड़ाव इंदौर शहर से है, पुराना संस्थान भी है। वो क्या चीजें हैं जो जीएसआईटीएस को इंदौर से जोड़ती हैं? मैंने भी ये बात महसूस की है कि बाकी संस्थाओं की तुलना में जीएसआईटीएस एक ऐसा संस्था है जो समाज से सीधे तौर पर जुड़ा है। अनेक बार मुझे इस संस्थान के संचालक होने पर अत्यंत सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, और मैं बहुत सारे अभिभावकों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारे इस संस्थान से हमारे 3 जनरेशन के लोगों ने यहाँ से इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त किया है, बेटे ने किया है, पिताजी ने किया है, और कभी कभी ग्रैंडफादर ने भी किया है। इस तरह की संस्था मैंने देखी है। कभी कभी लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि बेटा भी हमारा इसी संस्थान से भी किया और बहू ने भी हमारे इस संस्थान से। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं कहता हूं कि जीएसआईटीएस की, जो कि संस्था को समाज से या इंदौर के शहर से या बाकी प्रदेश से सीधे तौर पर जोड़ता है। और विश्वसनीयता की बात, इंदौर शहर में कोई भी गतिविधि होती है तो लोग कहते हैं कि फलानी तकनीकी चीज है, इसकी पुष्टि चाहते हो तो जीएसआईटीएस के किसी प्रोफेसर से करा लो। ऐसा क्यों है? इसे क्या खूबी है? निश्चित तौर पे एक तो मैं कह सकता हूं कि तकनीकी रूप से एक अग्रणी संस्थान है, और दूसरी सारे इंजीनियरिंग के जो विभाग हैं उसमें यहाँ की जो फैकल्टी है सीधे तौर पर बहुत दिनों से जुड़ी हुई है। और तीसरी तो मैं कह सकता हूं कि विभागों का इस संस्थान की एक्सेलेंस पर भरोसा है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस कारण ही जो विभागीय दूसरे विभाग हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, वो हमसे समय समय पर कंसल्टेंसी के तौर पर सलाह लेते रहते हैं। क्या आपके संस्थान में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होता है एडमिशन के लिए, कि कोई नेता का दबाव आए कि फलां को एडमिशन दे दो? राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें संभव नहीं है। बट हाँ, इस तरह से समय समय पर चाहत जरूर आती है मंत्री जी के माध्यम से, अन्य सभी के माध्यम से, कि भाई ये बच्चे जीएसआईटीएस में एडमिशन लेने के लिए ही बार बार हमको कह रहे हैं। तो सामान्य तौर पर उनसे कहता हूं कि हम उनको सर भेज दीजिए, हम उनको गाइड कर देंगे। तो लेकिन इसके अलावा चूंकि सिस्टम नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, इस कारण ऐसा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी नहीं आता है। एक 60 साल पुराना संस्थान जिसका देश दुनिया में नाम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की बात लंबे समय से चली आ रही है। क्या क्या रुकावटें आ गई डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में? संस्थान मैं भी मानता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी तक हो जाना चाहिए था, बट विभिन्न तत्समय परिस्थितियों के कारण कुछ संबंधित शासन से या और जो हमारे जो संस्थान के जो बाकी घटक हैं, जिसको सोसाइटी कह सकते हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पूर्व में रहा है, उसके कारण संभवतः नहीं हो पाया है। बट मैं प्रयासरत हूं, और आज की स्थिति में कह सकता हूं कि संस्थान शासन की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से निश्चित तौर पर हम जल्दी ये निर्णय ले लेंगे और एक सहमति बन जाएगी, और इसके बाद पुनः डी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव के लिए हम अप्लाई करेंगे। मुझे अपेक्षा है कि जल्दी ऐसा काम होना चाहिए। एसजीएसआईटीएस में बहुत कम फीस है, इस फीस में, इतने कम फीस में कैसे गुजारा होता है? संस्थान कैसे अपना कामकाज चला पाता है? निश्चित तौर पर सरकारी मदद तो बहुत कम है। निश्चित तौर पर
वर्तमान समय संस्थान के लिए, इस 60 वर्ष पुरानी संस्थान के लिए एक मुश्किल का समय है, आर्थिक दृष्टि से हम यह बात कहें। लेकिन प्रस्ताव शासन पर विचाराधीन है ग्रांट बढ़ाने की दृष्टि से, और फीस में भी जो यथासंभव वृद्धि करने की दृष्टि से, और शासन स्तर पर निर्णय होने में थोड़ा समय लगता है, जो कि प्रक्रिया में है। लेकिन मुझे अपेक्षा है कि शासन उचित निर्णय लेगा और शीघ्र ही संस्थान को जो आर्थिक दूरी है, समस्याएं हैं, और उससे निजात मिलेगी। आप खुद प्रोफेसर हैं, आप वार्डन रहे हैं, एनसीसी ऑफिसर रहे हैं, विद्यार्थियों के कल्याण के कई कामों में आप लगे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस विश्वविद्यालय, इस संस्थान में विद्यार्थियों को आप क्या पाते हैं? उनका सहयोग मिलता है आपको? उनमें कुछ कमी लगती है? क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर छात्र तो यहाँ के काफी अच्छे छात्र हैं। प्रदेश के नंबर 1 छात्र ही मैं कह सकता हूँ हैं, क्योंकि सबसे पहली रैंकिंग स्टेट में GSITS को ही मिलती है। तो छात्र निश्चित तौर पर बहुत अच्छे हैं, और मैंने देखा सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। और छात्रों को यदि टीचर उनसे इम्पार्शियल है तो निश्चित तौर पर छात्र कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। केवल मैं टीचर्स को भी और छात्रों को भी सबको कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखें, और छात्र को टीचर को रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और टीचर को छात्र के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। इस आधार पर मैं मानता हूं कि छात्रों के साथ हम एक संपूर्ण छात्रों का विकास कर पा रहे हैं, और छात्रों के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, बल्कि छात्र खुश हैं, मैं कह सकता हूं। बहुत सारी छात्राएं हैं आपके संस्थान में, कई दूसरे संस्थानों की तुलना में ज़्यादा छात्राएं हैं। तो ये संतुलन बनाए रखने के लिए, या छात्राएं अच्छी विद्यार्थी होती हैं, क्या कारण है? निश्चित तौर पे छात्राएं आजकल चूंकि ज़्यादा छात्रों की तुलना में ऐसा माना जाता है सामाजिक रूप से ज़्यादा सिंसियर रहती हैं, और तकनीकी क्षेत्रों में भी छात्राओं की जो का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। उसी दृष्टि से चूंकि अच्छी रैंकिंग प्राप्त करती हैं छात्राएं, इस कारण इस संस्थान में वो एडमिशन ले पाती हैं, और लगभग 40-45% संख्या है। तो ये एक समाज के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि अच्छी बात। GSITS के विद्यार्थियों की ग्लोबल प्रेजेंस है, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आपके संस्थान के पूरे विद्यार्थी मिल ही जाते हैं। इंदौर का नाम भी रोशन कर रहे हैं वो। कोई आपके साथ ऐसे किस्से हुए कि आप गए और आप अपेक्षा से अधिक आपको रिस्पांस मिला हो कहीं? नहीं, मैंने देखा है कि GSITS की जो सबसे अच्छी मुझे चीज लगी, या सबसे अच्छी ताकत जो लगी, वो केवल एलुमनाइज ही है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैंने देखा है GSITS का कोई भी प्रकल्प कहीं भी हम मिलते हैं तो कोई ना कोई उसका एलुमनी किसी न किसी सहयोग की, आवश्यक सहयोग के लिए मिल ही जाता है। तो निश्चित तौर पर ये एलुमनी की जो प्रेजेंस है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो GSITS की प्रोग्रेस में मुझे महसूस हुआ है कि हर समय कहीं ना कहीं उपयोगिता रहती है, और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता ही रहता है। कैसा सहयोग चाहते हैं एलुमनाई से? एलुमनाई से सबसे बड़ा सहयोग है कि वो हमसे संपर्क में रहें, और साथ में हमारे छात्रों के लिए जो हो सकता है, चाहे उनको ट्रेनिंग, आज के समय चूंकि डिफरेंट कंपनीज में हमारे एलुमनाइज हैं, और उन कंपनीज में हम हमारे छात्रों को प्लेसमेंट की दृष्टि से या ट्रेनिंग की दृष्टि से अधिक से अधिक जो सहयोग प्राप्त हो सकता वो रहे। और इसके अलावा यथासंभव, यथा सामर्थ, कभी विकास की दृष्टि से भी जो एलुमनाइज को सहयोग कर सकते हैं, तो वो निश्चित तौर पर वो भी उपयुक्त रहेगा। GSITS की कौन सी चीजें जिनको आप तत्काल बदलना चाहते हैं, या अगले 1-2 साल में बदलना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है? एक दौर था जब इंदौर का GSITS रैगिंग के लिए कुख्यात था, इतनी ज्यादा रैगिंग होती थी, कई लोग तो इसलिए एडमिशन नहीं लेते थे कि बहुत भारी रैगिंग होती है। लेकिन सरकार के दबाव और योजनाओं के कारण रैगिंग खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें अभी भी करनी बाकी है? मुझे लगता है कि चूंकि GSITS शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में है, और छात्रों की जो संख्या है वो काफी अधिक है, और उनकी जो डेंसिटी है वो काफी अधिक हो गई है। तो यदि मैं चाहूंगा, यदि 1-2 वर्ष में तो नहीं, आगामी कुछ समय में यदि इसको नई बिल्डिंग्स जो वर्टिकल जा सकें और अधिक से अधिक हॉरिजॉन्टल स्पेस मिल सका, वो यदि ऐसी कोई चीज संभव हो सकेगी, ऐसा कोई प्रकल्प, तो मैं निश्चित तौर पर करना चाहूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर 1-2 वर्ष में संभव नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा लंबे समय की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है आपके संस्थान में, जिस पर आप फख्र कर सकते हैं कि ये चीज मेरे संस्थान में? फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी,
और साथ में अच्छे छात्र और अच्छी संस्थागत जो गत 60 वर्षों से बनी हुई है संस्थागत कल्चर, ये मैं कह सकता हूं 3 चीजें हैं जो इस संस्थान को आज भी नंबर 1 पर मेंटेन किए हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग आपको मिलता है संस्थान को? सरकार की तरफ से हम ग्रांट इन एड संस्थान है, तो निश्चित तौर पर ग्रांट सरकार द्वारा दी जाती है और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट की या AICTE की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं उसमें समय समय पर योजना अनुसार कभी कभी आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती है। वे विद्यार्थी जो आपके संस्थान में एडमिशन चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो जैसे मनपसंद फैकल्टी में ना सब्जेक्ट में उनको ना एडमिशन मिले तो किस तरह के विभागों में जा सकते हैं? छात्र को चूंकि मेरिट के आधार पर प्रवेश होता है संस्था में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो मेहनत ही करना चाहिए। मेहनत के आधार पर भी इस संस्था में प्रवेश मिल सकता है क्योंकि और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कोई जहां कहां सीटें ज्यादा है? आपके पास 5000 विद्यार्थी हैं, दर्जनों कोर्सेस आपके यहाँ हैं, तो कुछ कोर्सेस ऐसे होंगे जहां पे एडमिशन पाना आसान है। आपके संस्थान में है कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कोई, बस केवल इतना अंतर होता है कि कोई जो पहली जो सबसे अच्छी प्रेफर्ड ब्रांच रहती है उसमें पीईटी के 25 से 50 या 60 रैंक के बच्चे प्राप्त कर एडमिशन को मिल जाता है, और थोड़ी सी कम प्रेफर्ड ब्रांच रहती है उसमें से कह सकता हूं कि 1000 या 500 या 600 की संख्या का मतलब रैंकिंग के छात्र को प्रवेश मिल जाता है। इतना ही अंतर पड़ता है, बाकी ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें एडमिशन ना हो सके या काफी देर तक हो। तो ज्यादातर सारी ब्रांचेज अच्छी रैंक में ही भर जाती हैं। रिसर्च का क्या माहौल है आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में रिसर्च का भी बहुत अच्छा माहौल है। मैं कह सकता हूं कि एक करेंट साइंस करके एक मैगजीन 2 वर्ष पूर्व हमारी संस्था को उन्होंने देश में 25वीं पोजीशन पर रैंक किया था। तो मैं कह सकता हूं कि काफी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस से स्पॉन्सर्ड रहते हैं वो संस्था में चल रहे हैं, और चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और साथ में PhD पाठ्यक्रम भी हमारे संस्था में चलते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो QIP की स्कीम है जिसके अंतर्गत विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में PhD की जाती है, वो भी उनका भी एक सेंटर हमारे संस्था में है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी काफी मात्रा में होते रहते हैं। अब BE सिविल की सीटें 60 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है आपके संस्थान, तो क्या इतनी संरचना मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आपके संस्थान में? निश्चित तौर पर संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन साथ में बढ़ाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैनेजमेंट कमेटी में पुट अप किया था और मैनेजमेंट कमेटी ने हमको सारा सहयोग दिया है, और आगामी जो रहेगी जैसे पदों का निर्माण करना होगा और कुछ लैबोरेटरीज भी हमें थोड़ी सी एक्सपांड करनी होगी, तो निश्चित तौर पर हम वो आगामी आगे 1 वर्ष में हमें 1 वर्ष का समय मिलता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में आएंगे, फर्स्ट ईयर के कॉमन कोर्सेज रहते हैं, उस समय तक हम कर लेंगे इसको। डॉक्टर भदौरिया जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, अपनी बातें शेयर की, GS-ITS के बारे में बहुत सी बातें विद्यार्थियों को बताई, हमारे दर्शकों को बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।